अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें भाई, कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स को, लेक्चर्स को। और आपको पता होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एनर्जीज से रिलेटेड डिस्कशन की थी हमने। वर्क वर्क की सारी नेचर्स, देन पावर पावर के कॉन्सेप्ट्स को, उसके दोनों फार्मूला को, देन एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट, उसकी मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप जो काइनेटिक होती है उसको डिस्कस किया, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया। ठीक है ना, ये वाली चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इन चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि जब हम एंगुलर क्वांटिटीज की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया। ठीक है ना। मोशंस हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक हमारे पास होती है रोटेशनल मोशन, और एक हमारे पास होती है वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। तो ये तीन किस्म की हमारे पास मोशंस होती हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने भी डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। इससे पहले भी हम लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा था, स्पीड को पढ़ा था, एक्सेलरेशन को पढ़ा था, मोमेंटम को पढ़ा था, फोर्स को पढ़ा था, है ना। तो अभी तक हमने ये वाली जो मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज पढ़ी थी वो लीनियर मोशन के लिए थी, वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए थी। ठीक है। और अब हम दोबारा से इन्हीं क्वांटिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन इस बार जो क्वांटिटीज होंगी ये रिलेट करेंगी किससे? सर्कुलर मोशन से या रोटेशनल मोशन से। ठीक है। और फिर इन क्वांटिटीज के साथ टर्म ऐड हो जाती है एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो वर्ड एंगुलर का ऐड हो जाता है, इसका मतलब आप सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, सर्कुलर मोशन को आप किस तरीके से बताते हैं? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव करे अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब अगर बॉडी का पाथ सर्कुलर हो तो उस पाथ पर जो वो मोशन करता है उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो सर्कुलर मोशन होती है वो हमेशा टू डायमेंशनल होती है। ठीक है ना। मैं इन पॉइंट्स को लिखवा देता हूं आपके सामने ताकि याद रहे आपको। मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी along a circular path with the same speed। चलो ये वर्ड भी ऐड कर देता हूं ताकि एक ही डेफिनेशन में दोनों चीजें कवर हो जाएं। with the same speed is called uniform circular motion। ठीक है। मतलब यूसीएम, यूसीएम ये इसकी एब्रीविएशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली बात, यहां से सेम स्पीड वगैरह को हटा दो, पहले हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उस पार्टिकल की मोशन या उस बॉडी की मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। अब इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी मैंने, वो ये कि सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए, मतलब उसकी जो सर्कुलर मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन को करते हुए वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है, ना वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है ना वो कम कर रही है, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही है, सेम। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो बस वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहे, बस स्पीड ना तो बढ़े ना तो कम हो। तो फिर ऐसी सर्कुलर मोशन बन जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात ध्यान में रखिएगा।
तो यहां पर जो वर्ड आ जाता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म किस सेंस में आ रहा है कि वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, सेम है। और अगर सेम स्पीड से मूव नहीं कर रही, मतलब कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो फिर उसको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, या बस यूनिफॉर्म का वर्ड हटा देते हैं, सिर्फ उसको हम कह देते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा, अब सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में फिर ये क्वांटिटीज आती है जिसको हमने डिस्कस किया। अभी मैंने आपको बताया कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर कहां से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन करते हुए, यानी कि सर्कुलर मोशन के दौरान ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि बॉडी के पास अब सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना हो। कहीं यहां बोले सर जब वो लीनियर पाथ पे मूव करेगा तो ही उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो अब उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नहीं, सर्कुलर मोशन में ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा। ठीक है, पहले काम ये करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये देखें, हमारे पास एक सर्किल यानी कि सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ का ये रहा कोई भी एक सेंटर। फॉर सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, इसको हम कह देते हैं P1। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, मतलब ये सर्किल का सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस के ऊपर बॉडी या पार्टिकल यहां पर मौजूद है P1 पर। तो भाई सेंटर से लेकर P1 तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे R। अच्छा, उसके बाद कुछ देर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस P1 से यानी कि पॉइंट 1 से मूव करके, यानी कि सरकमफेरेंस पर रहते हुए ही ये मूव करके पहुंच गया दूसरे पॉइंट पर। पहले यहां पर था P1 पर, अब ये पहुंच गया P2 पर, यह आ गया P2। ठीक है, तो जैसे आपने यहां पर इसका रेडियस बनाया था, अब आप यहां पर भी इसका रेडियस बनाएंगे। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है या पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि पहले जो पार्टिकल था वो P1 पर था, अब वो मूव करके कहां पर आ गया, P2 पर आ गया। जब P1 पर था तो भी रेडियस था, जब P2 पर है तो भी रेडियस है। अच्छा, रेडियस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सर्किल का साइज तो सेम है ना, रेडियस में कोई फर्क नहीं आया। P1 से लेकर P2 तक जाते हुए इसने ये जो कर्व कवर किया, ये जो इसने कर्वेचर की फॉर्म में डिस्टेंस कवर किया, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है आर्क लेंथ। मतलब ये जो बनाया ना इसको हम कहते हैं आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क। और इस आर्क की जो यहां से लेकर यहां तक लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। तो मिला के क्या बोलेंगे, आर्क की लेंथ, और इंग्लिश में बोल देंगे आर्क लेंथ, बस। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या बनेगा, एस, इसको हम कहते हैं एस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब आर्क लेंथ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, पहले ये P1 पे था तो इसका रेडियस रेडियस या रेडियल लाइन ये वाली थी, और जब ये P2 पर चला गया तो इसकी रेडियल लाइन ये वाली थी। ठीक है ना, ये मूव करके यहां से लेकर यहां तक गया। अब ऐसा होने की वजह से, इसके मोशन की वजह से आप नोट करें बीच में एक लाजमी एंगल बन गया होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, लाजमी बनेगा। जाहिर सी बात है, दो रेडियल लाइंस हैं तो इन दोनों रेडियल लाइंस के दरमियान लाजमी क्या बना होगा, एंगल बना होगा। और ये एंगल खुद तो नहीं बना, ये कब बना, जब ये P1 से P2 तक मूव करके गया तभी बीच में एंगल बना। तो ये जो बीच में सेंटर पर एंगल बना, जब ये पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके गया तो इसके मूव करके जाने की वजह से बीच में यानी कि सर्किल के सेंटर में इन दोनों रेडियल लाइंस के दरमियान ये जो एंगल बना, इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होता है जो पार्टिकल बनाता है सर्किल के सेंटर में। कब बनाता है, जब वो किसी भी एक पॉइंट से मूव करके जाएगा दूसरे पॉइंट तक, तो लाजमी सेंटर में एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम।
आसान सी डेफिनेशन है। एंगल स्वेप्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन a body या particle या object moves from one point to another, कहां पर? on the circumference of the circle, on the circumference of the circle is called angular displacement। ठीक है, एंगल स्वेप्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, अब नीचे कैसे होगा? एंगल स्वेप्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन अ पार्टिकल या व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट from one point to another point on the circumference of the circle is called angular displacement। पार्टिकल का एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाना और इसकी वजह से सेंटर में एंगल का बन जाना। अब देखो मैंने पार्टिकल्स के पॉइंट्स यहां पर बनाए ना, अब ये पॉइंट्स आप कहीं भी बना लो भले, ये एक पॉइंट P1 यहां बना लो, दूसरा पॉइंट P1 यहां बना लो, मतलब पॉइंट P1 से P2 तक गया तो लाजमी यहां पर भी बीच में सेंटर में एंगल बनेगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंगल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा थीटा से। और पता है आपको, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं तो यहां पर और क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं। आपको आर्क लेंथ नजर आ रहा है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको रेडियस नजर आ रहा है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और आपको थीटा, ये तो खुद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते। अच्छा, अब आप नोट करें, हमारे पास ये जो आर्क लेंथ सर्किल पर बनी और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर में बना, इस आर्क लेंथ का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेम साइज के सर्किल हो, एक का सेंटर ये रहा और बॉडी मूव करके गई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। मैं ब्लैक से बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये P1 था और ये मूव करके यहां तक चली गई और ये इसका P2 है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड S, आर्क लेंथ, यहां से लेकर यहां तक। और ये बना रेडियस R और ये बीच में थीटा। ठीक है, सेम साइज का एक सर्किल और बनेगा, बिल्कुल सेम साइज का। थोड़ा कम ज्यादा लग रहा हो तो इसको इग्नोर करिएगा, आप इमेजिन करिएगा ये बिल्कुल सेम साइज के सर्किल्स हैं, बिल्कुल सेम साइज के सर्किल्स हैं। ये इसका सेंटर और ये रहा पॉइंट P1। ठीक है, और इस पे पार्टिकल मूव करके गया पॉइंट P1 से लेकर पॉइंट P2 तक, और वो पॉइंट P2 ये रहा, ये P1 और ये P2, ये P1 और ये P2। ठीक है, अब यहां पर दो रेडियल लाइंस बनेंगी, एक बनेगी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे रेडियस। एक बनेगी यहां से लेकर यहां तक, इसको भी हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ये पूरा का पूरा आर्क लेंथ है, ये पूरा का पूरा आर्क लेंथ है, और ये बीच में बन रहा है एंगल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप नोट करें कि दोनों सर्किल के साइजेस सेम है, एक की आर्क लेंथ की वैल्यू कम है और एक की आर्क लेंथ की वैल्यू ज्यादा है। अब आप नोट करें कि अगर इसकी आर्क लेंथ की वैल्यू कम है तो इसका एंगल कम है। मतलब ये देखो, दो रेडियल लाइंस के दरमियान एंगल कम है, ये छोटा सा एंगल बन रहा है, छोटा सा एंगल बन रहा है। ठीक है, और इस वाले के अंदर क्योंकि एंगल बढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, तो साथ साथ आर्क लेंथ भी बढ़ गई, आर्क लेंथ। तो इसका मतलब ये जो आर्क लेंथ होता है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा
आर्क लेंथ की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो यहां पर इस बात को हम इस तरीके से लिखते हैं कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ग्रेटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर विल बी द आर्क लेंथ। और जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट पुट करते हैं, और इन दोनों कंडीशंस में एक चीज कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हुई है, और वो क्या है? सर्किल का रेडियस। रेडियस को चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है ना। तो कांस्टेंट पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? S इज इक्वल टू आर थीटा। ये बन गया हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, S इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें S को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस S को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसके दो नाम है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, इस S को हम आर्क लेंथ भी कहते हैं और इसी का नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। इस R को हम रेडियस भी कहते हैं और इस R का नाम पोजीशन वेक्टर भी होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब सेंटर से पार्टिकल कहां मौजूद है, पोजीशन वेक्टर। और इस थीटा का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और साथ साथ प्लेन एंगल भी होता है और टू डायमेंशनल एंगल भी होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और अगर आप चाहें तो यहां से इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें थीटा के लिए। तो थीटा के लिए जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, ये आर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो एस ओवर आर। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एस अपॉन आर। यानी कि आर्क लेंथ को डिवाइड कर दो रेडियस से तो हमें मिलती है वैल्यू किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेशो ऑफ arc length to the radius is called angular displacement. ठीक है। यानी कि जब आप आर्क लेंथ का रेशो निकालते हैं रेडियस के साथ तो हमें वैल्यू मिलती है किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका पता है, एसआई यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, पता है ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने उसका यूनिट जो पढ़ा था, हमने कहां पढ़ा था? जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ रहे थे हमने ये सीखा था कि हमारे पास फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्ट्रेडियन। तो याद है रेडियन हमने जो पढ़ा था वो इसका ही तो पढ़ा था, एस अपॉन आर, ये थीटा के बराबर था। उस दिन हमने इसको डिस्कस किया था। तो एक्चुअली ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका ही यूनिट होता है रेडियन। ठीक है ना। सो एस आर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, और इसका सिंबल होता है RAD, रेडियन। ठीक है। इसके अदर यूनिट्स में जो आ जाते हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, उसमें इसका यूनिट होता है रेवोल्यूशन, या इसका यूनिट होता है डिग्रीज, या इसका यूनिट होता है साइकिल्स, मतलब कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं, या कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई हैं, या कितने देखो थीटा है ना, थीटा तो एंगल होता है ना, और एंगल को तो हम डिग्रीज में मेजर करते हैं ना। कितना एंगल है? 90 डिग्रीज। कितना एंगल है? 10 डिग्रीज। तो इसका यूनिट डिग्री भी होता है। तो इसके जो अदर यूनिट्स होते हैं अदर यूनिट्स का मतलब वो ऐसा ही नहीं होंगे अदर यूनिट्स ऑफ थीटा आर, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर डिग्री, रेवोल्यूशन, बल्कि एंड रेवोल्यूशन कर देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरों में ना, एंड रेवोल्यूशन। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं, डिग्रीज में भी मेजर करते हैं और रेवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं। लेकिन इन तीनों में से इसका जो एस आई है वो एक ही है, एस आई बस एक ही है। दूसरा इसका कोई भी यूनिट ऐसा ही नहीं है, और वो क्या है? रेडियन। बस डिग्री और रेवोल्यूशन ये इसके अदर यूनिट्स हैं, और बल्कि जो रेवोल्यूशन है ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता है
डिग्री का, रेवोल्यूशन का और रेडियन का हमारे पास एक रिलेशन भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो उस रिलेशन को मैं आपको इसके बाद में बताता हूं, इंपॉर्टेंट है वो। थोड़ा सा एक चीज बता दूंगा उसमें, इसको नोट कर लिएगा। लेकिन सबसे पहली बात यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ये कि या चलो पहले इसके रेवोल्यूशन की जो रिलेशन है उसको मैं बता देता हूं आपको। देखें, इन तीनों की जब हम रिलेशन की बात करते हैं, डिग्री का, रेडियन का, रेवोल्यूशन का, आपस में क्या रिलेशन है, मतलब इनकी वैल्यूज किसके बराबर है, तो सुनो मेरी बात। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, देखो इनका रिलेशन बनता ही जब है जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक यूनिट आ रहा है रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन के लिए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, अब पता है हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि बॉडी ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर दोबारा आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। और आपको पता है जब जहां से स्टार्ट होगा ये, जब ये मूव करके वापस वहीं पर आ जाएगा, तो इसकी जो आर्क लेंथ की वैल्यू होगी वो यहां से लेकर ये पूरी की पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसका P1 भी यही होगा और P2 भी यही होगा। तो इसकी आर्क लेंथ की वैल्यू सर्किल के पूरे सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। ऐसा है ना भाई, आर्क लेंथ अगर फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो आर्क लेंथ इतना बनेगा। अगर पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो आर्क लेंथ इतना बनेगा। अगर पहला पॉइंट भी यही है, दूसरा पॉइंट भी यही है, तो आर्क लेंथ पूरा बनेगा। और जब आर्क लेंथ पूरा बनता है ना, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सर्किल का सरकमफेरेंस। और पता है सर्किल का सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr के। ये कांस्टेंट फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का। किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करना हो, सरकमफेरेंस का मतलब सर्किल की लेंथ कितनी है, मतलब अगर इस सर्किल को हम यहां से पकड़ के सीधा कर दें तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ। ठीक है ना, तो जो सर्किल की पूरी लंबाई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो आर्क लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर कब होगा, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी। तो देखें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एस की वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है किसके, 2πr के। ठीक है, एस की वैल्यू बराबर हो जाती है 2πr के। और एक चीज और, जो थीटा होता है वो बराबर हो जाता है 360 डिग्रीज के। ये तो पता है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। जैसे ऐसे स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, और जब ये घूम के वापस आ जाएगा तो 360 डिग्रीज। तो अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो दो वैल्यूज याद रखिएगा, कि एक तो आर्क लेंथ उसकी बराबर हो जाएगी सर्किल के सरकमफेरेंस के, और दूसरा उसका जो थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल कितने कवर करेगा, डिग्रीज कितने कवर करेगा, 360 डिग्रीज कवर करेगा। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो, इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे, यानी कि एस की जगह पे 2πr और थीटा की जगह पे 360 डिग्रीज। पहले मैं देखो इक्वेशन लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सही है, एस की जगह पे क्या आएगा, 2πr, आर सेम, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्रीज। आर से आर कैंसिल, तो ये बनेगा 2π, और पता है 2π के साथ यहां पर जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये रिलेशन आपने बनाया रेडियन का और डिग्रीज का, कि 2π रेडियन बराबर होते हैं 360 डिग्रीज के। यानी कि अगर एंगल का यूनिट डिग्रीज में होगा और अगर वैल्यू 360 होगी, तो वो रेडियन में किसके बराबर होगा, 2π के। तो भाई 2π रेडियन का मतलब भी क्या है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। 360 डिग्रीज का मतलब भी क्या है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं, और 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्रीज के। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से जो ना आप रेडियन की और 360 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम निकालना चाहें कि बताओ एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो ये बराबर होता है 57.3 डिग्री रेडियंस के। सॉरी, 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57
57.3 डिग्रीज। ये यहां से निकलती है वैल्यू इसी वाले फॉर्मूले से। अगर आपने रेडियन फाइंड करना है तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको यहां पर ले आओ 360 के अपॉन में, तो 360 को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 57.3। तो इसका मतलब एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल 57.3 डिग्रीज पर रोटेट करके चला जाए तो इसका मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 1 रेडियन के बराबर है। तो एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 57.3 डिग्रीज होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। इसी तरीके से एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज, तो एक डिग्री में 0.017 रेडियन। अब ये 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 360 मल्टीप्लाई से वहां पर डिवाइड में ले जाओ, 2 पाई को 360 से डिवाइड करो तो यहां पर क्या बचेगा? 1 डिग्री, क्योंकि 360 पूरा वहां चला गया तो यहां पर 1 बचा। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन 360, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.017 रेडियन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि नीचे क्या और वो ये कि यहां लिखवा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। इफ S इज इक्वल टू R, यानी कि अगर आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसको भी याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है। देखो इस वाले फॉर्मूले को देखो, कहां गया? ये रहा। अगर आर्क लेंथ की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू बराबर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आर्क लेंथ है, या फॉर एग्जांपल सर्किल का जो रेडियस है वो 10 मीटर्स है, 10 मीटर, और अगर आर्क लेंथ भी 10 मीटर हो जाए तो 10 से 10 डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 रेडियन बचेगा। अगर आर्क लेंथ की वैल्यू 5 है और रेडियस भी 5 है तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 रेडियन। तो इसका मतलब अगर आर्क लेंथ की वैल्यू और रेडियस की वैल्यूज ये दोनों बराबर हो जाए तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 रेडियन के। तो पता है 1 रेडियन की एक दो डेफिनेशंस हैं कि आपसे पूछा जाएगा बताओ 1 रेडियन कब होता है, तो आप बता सकते हो कि इफ एस इज इक्वल टू आर, यानी कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर है तो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है। या आप यहां से भी बता सकते हो कि अगर बॉडी 57.3 डिग्रीज पर रोटेट करके जा रही है तो उसका थीटा कितना होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 रेडियन होगा। सही है ना? इसको नोट करें। और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि हमारे पास जितनी भी, मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो हमें ये बात पता है कि ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये पता है ना हमें कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब भले वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, भले वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, भले वो लीनियर वेलोसिटी हो, या भले वो एंगुलर वेलोसिटी हो, ये हमेशा वेक्टर होते हैं। ठीक है ना? तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector which is always along। अच्छा, अब ये वेक्टर होता है लेकिन ये होता कहां पर है, ये एग्जिस्ट कहां पर करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता तो वेक्टर है, लेकिन ये होता कहां पर है? ये हमेशा
अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी की सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जो कि ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। और ये इसकी, ये वाली मोशन नहीं है जो मैंने बोर्ड पे बनाई है, ये इसका बिल्कुल सेंटर है। और ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब सर्किल का जो सेंटर होता है, सर्कुलर पाथ का, मतलब ये देखो ना, ये सर्किल जो है, सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर, इस सेंटर के सेंटर पर हम हमेशा एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पार्टिकल है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसका बिल्कुल सेंटर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये सेंटर है, ये सेंटर। तो आपको पता है इस सेंटर पर हमेशा एक एक्सिस बनाया जाता है, ऐसे, ये एक्सिस है। उस एक्सिस को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही हो, उस एक्सिस को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो पहली बात, इसके रोटेट करने का मैं ऐसे बताता हूं। देखो, अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका बिल्कुल सेंटर ये रहा, ये सेंटर है। ये अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये सेंटर है ना। तो आपको पता है अब इस सेंटर पर हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ऐसे एक एक्सिस बनाएंगे, और उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो ना, ये बिल्कुल सही बनाया ना, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये वो लाइन है जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये बॉडी, ये देखो, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे, ऐसे रोटेट कर रही है। और ये बीच में जो मैंने मार्कर, सपोज कर लो ये एक्सिस है, ये रोटेशन का एक्सिस है। बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, उस पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं, एक एक्सिस, एक लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस बॉडी के, इस पार्टिकल की इस मोशन का ये बना एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा इस एक्सिस पर होती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा, हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन कहां होगी, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसी लाइन पर या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, या इसी लाइन पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा। होगा कहां, कैसे पता चलेगा, राइट हैंड रूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है आप अपने हैंड को ऐसे प्लेस करेंगे और अपने फिंगर्स को वहां कर्ल करेंगे जहां, जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो देखो फिंगर्स ऐसे जाएंगी। और जो थंब है, जिस तरफ थंब होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होगी। जैसा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, तो ये देखो थंब क्या बता रहा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है। अगर अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये देखो, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे रख के ऐसे कर्ल करेंगे। ऐसे घूम रही है ना, ऐसे कर्ल करेंगे, तो देखो थंब क्या बता रहा है, अपवर्ड्स। तो इसका मतलब अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। ये देखें, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को निकालने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड रूल। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ angular displacement is determined by using right hand curl rule, right hand curl rule। राइट हैंड को आपने कर्ल करना होता है, तो आपको पता चलता है, ठीक है ना। 5 मिनट्स वेट करिएगा।
जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, वो ये कि हमारे पास दो किस्म की रोटेशंस होती हैं। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पार्टिकल है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, ये कैसे मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पर रोटेट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये इसका एक्स है और ये वाई, तो ये एक्स और वाई कवर कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी की रोटेशन एक्स वाई प्लेन पर होगी तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस पर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस एक्सिस पर होता है जिस पे बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती, नहीं कर रही होती। जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन पर रोटेट कर रही है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस पर होगा, ऐसे जेड एक्सिस पर। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, ये जेड एक्सिस ऐसे ही बनता है ना, ये ऐसे बनता है जेड एक्सिस। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये बाहर की तरफ जो होता है ये जेड होता है। और बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं जेड एक्सिस। तो अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आउट ऑफ द प्लेन। तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आउट ऑफ द प्लेन। और इसी तरीके से अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस, लाइक दिस। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो आप इस बार ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज, तो मतलब ऐसे। तो कहां होगा? इनटू द प्लेन। ये थंब कहां बता रहा है? इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन का मतलब हो जाएगा ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अंदर की तरफ, थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा बाहर होता है, आउट ऑफ द प्लेन। और क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होता है? इनटू द प्लेन। बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कहां पर है? इनटू द प्लेन। सो फॉर क्लॉक वाइज रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा इज इनटू द प्लेन, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए ना, यही सेम पॉइंट्स हम दोबारा पढ़ेंगे। बल्कि ये वाले सारे पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स यहां से लेकर यहां तक, ये सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी। क्योंकि याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, भले वो लीनियर हो भले वो एंगुलर हो, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी की वेलोसिटी हमेशा उसी तरफ होती है। तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ द प्लेन है तो बॉडी की वेलोसिटी भी आउट ऑफ द प्लेन होगी। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो बॉडी की वेलोसिटी भी अपवर्ड होती है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पैरेलल होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, वहां से लेके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से लेकर यहां तक, ये सेम पॉइंट्स होंगे बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है। तो यहां तक हमने जो डिस्कस किया, ये डिस्कस किया किसके बारे में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि हमने डिस्कस किया थीटा को। इसको नोट कर लें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एंगुलर वेलोसिटी। चले यहां से स्टार्ट करता हूं। अच्छा, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी को हम ऐसे ही बोलते हैं ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो हम बोलेंगे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। या कैसे लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। इस पर लगता है एरो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज के लिए आता है डेल्टा, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला क्या, थीटा, डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी की। ये सिंबल होता है, ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। डब्ल्यू मत बोलिएगा, इसको ओमेगा होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और अगर इसको ओपन करके लिखें फॉर्मूले को, थोड़ा सा डिटेल में लिखें, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर दो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और डिवाइड कर दो टाइम से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, इसका यूनिट होता है रेडियन, अभी पढ़ा है हमने, इसका यूनिट होता है रेडियन और इसका होता है सेकंड। तो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड। सो एसआई यूनिट जो होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो होता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सिर्फ रेडियन, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड। सो एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, ओमेगा लिख रहा हूं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड, RAD/S, रेडियन पर सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है, लेकिन इसका जो अदर यूनिट होता है, इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, जिसको हम कहते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है केपीएच, किलोमीटर पर आवर। डेली लाइफ में लीनियर वेलोसिटी को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, और इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट तो रेडियन पर सेकंड है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट की, तो वो होता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। और इन दोनों का आपस में एक रिलेशन भी, उसको ध्यान में रखिएगा। एक रेवोल्यूशन पर मिनट में 2π/60 रेडियन पर सेकंड होते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा। ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ज्यादातर हमें जो न्यूमेरिकल्स गिवन होती हैं उसमें क्या होता है, हमें जो वैल्यू गिवन होती है वो आरपीएम में गिवन होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन होती है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है पहले रेडियन पर सेकंड में। कैसे करोगे, जो भी वैल्यू गिवन हो उसको मल्टीप्लाई कर देना 2π/60 से, बस, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन पर सेकंड के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाने का जो तरीका होता है वो होता है 2π/60। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक वैल्यू गिवन हो, कन्वर्ट 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इनटू एसआई यूनिट, यानी कि इस 120 रेवोल्यूशन पर मिनट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, है ना, यानी कि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, हमें जो वैल्यू गिवन है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट
इस 120 के साथ मल्टीप्लाई में हम लगाएंगे 2 पाई/60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई/60 से, तो देखो 60 1 जा 60, 62 जा 120, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमारा आंसर है। इसका मतलब आपने जो न्यूमेरिकल होगी उस न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको गिवन वैल्यू होगी 120, ये वाली पुट नहीं करनी, इसकी कन्वर्टेड वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्या है 4 पाई रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब 120 रेवोल्यूशन पर मिनट में रेडियन पर सेकंड कितने होते हैं? 4 पाई। 4 पाई रेडियन पर सेकंड। उसके बाद मजीद वैल्यू पुट करनी है तो पाई की वैल्यू पुट कर देना। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 4 को मल्टीप्लाई करना 3.14 से, तो 12 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड में। तो ये हमारे पास तरीका होता है एंगुलर वेलोसिटी को प्रैक्टिकल यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का। अब बात आएगी डायरेक्शन की। अब देखो मैंने इस वजह से नहीं मिटाया, इसमें मामूली सी चेंजिंग करेंगे। क्या जो चेंजिंग मैं कर रहा हूं वो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं। एंगुलर वेलोसिटी कहां होती है? एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर। पहली बात ये वेक्टर है विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिल्कुल सेम, जिस जिस जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा उसी जगह पर एंगुलर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो यही एंगुलर वेलोसिटी की भी एग्जिस्टेंस होगी। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं वो हमेशा इस लाइन पर होती हैं, इस लाइन पर। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है और होती क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती है। उसके बाद ये वाली बात भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओमेगा इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। बिल्कुल वही सेम तरीका है। अभी भी देखो, अगर फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि अगर ये एरो ये डायरेक्शन थीटा की है तो यही डायरेक्शन ओमेगा की भी होगी। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो ओमेगा होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वो कहां होगी? इनटू द प्लेन। तो अगर ये वाला एरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है तो फिर यही वाला एरो भी एंगुलर वेलोसिटी का भी होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां लिखा रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि थीटा एंड ओमेगा आर ऑलवेज पैरेलल। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होती है हमेशा। ऐसा नहीं कभी होगा कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी कि जब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी एंगुलर वेलोसिटी की। एस आई यूनिट इसका याद रखिएगा रेडियन पर सेकंड, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट याद रखिएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन का मैंने आपको बताया, जो रूल्स, जो तरीका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था, एग्जैक्टली वही तरीका, वही रूल्स, वही सारे पॉइंट्स डायरेक्शन के किस सेंस में आएंगे? एंगुलर वेलोसिटी के सेंस में भी आते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं
जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है ना। ये जो एंगुलर क्वांटिटीज होती है ना, क्योंकि ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती हैं, जैसे मैंने आपको ये सारी बात बताई अभी। और याद रखिएगा, वो वेक्टर्स या वो क्वांटिटीज जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं, उन वेक्टर्स को या उन क्वांटिटीज को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है, लेकिन कौन सा? एक्सियल वेक्टर। ये एक टाइप होती है वेक्टर की। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन कौन सा वेक्टर है, कौन सी टाइप में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। देखो, एक्सिस से ही निकलता है एक्सियल। तो वो क्वांटिटीज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं एक्सियल क्वांटिटीज या एक्सियल वेक्टर। अब इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम जब ये बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ भाई, ये भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। तो जितनी भी क्वांटिटीज एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एग्जिस्ट करती हैं, वो हमेशा एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन कौन सा? एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन कौन सा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इसको वेक्टर भी कह देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरा कहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है ना। चलें, ठीक है। फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। चलें, अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।